बात सन 1987 की है। पाकिस्तान की तंग गलियों में आईएसआई का सबसे चहीता गुर्गा अपनी जान बचाने के लिए चूहे की तरह भागता नजर आ रहा था, लेकिन फिर कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वो रॉ एजेंट अचानक गायब हो जाते हैं। आईएसआई का ये लाडला गुर्गा, जिसकी सांस भागते भागते पूरी तरह फूल गई थी, जो अपनी मौत को इतने करीब देखकर कांप उठा था, अब मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मैंने हिम्मत दिखाकर अपनी जान बचा ही ली और चैन की सांस ली। अब बस वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने दोबारा वही रॉ एजेंट नजर आते हैं और लगातार एक एक करके 9 गोलियां इस खूंखार आतंकी के शरीर में उतार देते हैं। सन 1984 जब भारत में लगातार हमले हो रहे थे, तब 100 से भी ज्यादा हमलों से करीब 500 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इन हमलों की मार से अभी भारत उभरा भी नहीं था कि उसी वक्त हमारे देश भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और फिर पूरे देश में दंगे भड़क उठते हैं। एक साथ हुए इन दो इंसिडेंट्स ने देश को हिलाकर रख दिया था। इसी वक्त भारत से करीब 7000 किलोमीटर की दूरी पर लंदन में बैठे अब्दुल खान अपने इसी कमांडर से फोन पर बात करते हुए कहता है कि अब तो उसकी रानी भी मर गई, अब तो रास्ता और भी आसान हो गया, अब तो भारत को इतने जख्म देंगे कि कभी उबर ही नहीं सकेगा। जी हाँ, ये अब्दुल खान कोई और नहीं बल्कि भारत को आए दिन आतंकी हमलों से दहलाने वाला खूंखार आतंकी ही है। ये सोच रहा था कि अब ये आसानी से भारत को टुकड़ों में बांट देगा, लेकिन ये भूल गए थे कि इंडिया की रॉ का एक एजेंट, जिसका नाम है संदीप जिंदल, वो भारत और इस आतंकी के बीच एक मजबूत चट्टान बनकर खड़ा है। जहां एक तरफ अब्दुल खान भारत में मासूमों की जान लेने के मंसूबे बना रहा है, वहीं दूसरी ओर संदीप जिंदल ने इस जालिम आतंकी को नर्क का दरवाजा दिखाने का फैसला कर लिया। साल 1984 में नवंबर के महीने में लंदन में संदीप जिंदल ने अभी अपने फॉर्मल क्लर्क ली से मुलाकात की, जिसमें ली ने संदीप जिंदल को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए, जिन्हें पकड़कर ली मन ही मन में थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि भारत से भागे हुए खालिस्तान, संधू और पाकिस्तानी आईएसआई के डिफेंस सेक्रेटरी का कुछ दिनों से अब्दुल खान के घर आना जाना लगा है। बात सिर्फ यही नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स में आगे लिखा था कि खान और संधू ने फंडिंग और नेटवर्क की भी पूरी तैयारी कर रखी है, जिससे वो इंडिया में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर सकें और भारत को भी टुकड़ों में बांट सकें। क्योंकि 1970 के दशक में सेपरेटिस्ट ग्रुप ने वेस्ट पाकिस्तान में ऐसे दंगे भड़काए थे साहब, जिन्हें संभालने में पाकिस्तान आर्मी भी नाकाम रही और बांग्लादेश बना। खान और संधू मिलकर भारत में भी इसी तरह के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार संभाल ना सके और भारत आसानी से टुकड़ों में बंट जाए। इसके अलावा खान ही वो आदमी था जिसने भारत में अपनी स्लीपर सेल एक्टिव कर रखे थे। ऐसे में जिंदल को समझ में आ गया कि अगर इन्हें फौरन नहीं रोका गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जिंदल इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर्स के लिए निकल गए हैं। दिल्ली पहुंचकर जिंदल ने अपने बॉस अनुज भारद्वाज को इस प्लान के बारे में बताया, जिसे सुनकर अनुज भी थोड़ा सहम जाते हैं। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग के बाद अनुज भारद्वाज जिंदल से कहते हैं, तुम्हारे पास इसे रोकने का कुछ प्लान है? जिंदल कहते हैं, सर खान लंदन में है और उसे वहीं मारना होगा। ये सुनकर भारद्वाज चौंक जाते हैं और कहते हैं, इंडिया अभी बैकफुट पर है, हमारी जरा सी भी चूक हुई तो इंग्लैंड के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हम ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जिंदल अपने बॉस अनुज को यकीन दिलाते हैं और कहते हैं कि सर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है और नहीं खान को जिंदा रहने देने की। जिंदल को इतना कॉन्फिडेंस में देखकर भारद्वाज रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। भारद्वाज जिंदल से कहते हैं कि देश की इज्जत अब आपके हाथों में है। अब इस मीटिंग के फौरन बाद जिंदल दिल्ली में ही ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं कि कैसे आईएसआई के हाथों से उनके लाडले गुर्गे को छीन कर ले जाएं, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉर्नेट नाम दिया जाता है। जिंदल इस काम को जितना आसान समझ रहे हैं, ये उतना आसान था नहीं, क्योंकि खान पाकिस्तान का वही आदमी है जिसके सिर पर आईएसआई के कमांडर और पाकिस्तान की आर्मी दोनों का हाथ है। खान सालों से लंदन में रह रहा था और उसने वहां की सिटीजनशिप भी ले ली थी। वो लंदन का नागरिक होने के साथ साथ एक बड़ा बिजनेसमैन भी था और लंदन पुलिस भी उसकी सिक्योरिटी में लगी रहती थी। इसके अलावा खान की सिक्योरिटी में आईएसआई के सबसे शातिर अफसर भी होते थे। ये एक ऐसे बंगलों में रहता था जहां पर परिंदा भी इसकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। इन्हीं रीजन से खान घमंड से भरा हुआ बेफिक्र होकर अपने बंगलों में घूम रहा है। मगर खान को यह पता नहीं है साहब कि जिंदल
भारत का एक ऐसा काबिल अफसर है जो खान को उसकी गर्दन पकड़कर आईएसआई की आंखों के सामने से उठा ले जाना जानता है। अब इसके साथ साल 1985 में जनवरी का महीना आता है। पेरिस में जिंदल कॉफी शॉप में अपने दो आदमी क्लार्क और मोहन के साथ बैठे थे। मोहन रॉ के उन ऑफिसर्स में था जो कई मिशन में अपना लोहा मनवा चुका था और इन्हें जिंदल काफी टाइम से नजर में रखे हुए थे। इन दोनों को जिंदल ऑपरेशन के बारे में बारीकी से बताते हैं। जिंदल ने बताया, ऑपरेशन को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक इंटेलिजेंस कलेक्शन और दूसरा टारगेट एलिमिनेशन है। पहला काम क्लार्क और ली लंदन में रहकर करेंगे, दूसरा काम जिंदल खुद करेंगे। इस मीटिंग के बाद क्लार्क और ली लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और जिंदल ऑस्ट्रिया में सोफी नाम की एक इन्फॉर्मर से मिलने चले जाते हैं। क्लार्क और ली लंदन पहुंचकर खान की कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद इन्हें खान तक पहुंचने का एक रास्ता एक कमजोर कड़ी के रूप में मिल जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि खान का माली है, जिसका नाम तारिक सिद्दीकी है। मोहन पैसों का लालच देकर सिद्दीकी को खान के खिलाफ मना लेते हैं। सिद्दीकी खान के घर आने वाले सभी लोगों की खबर मोहन को देता रहता है। इस काम को चलते हुए 10 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से कोई खास फायदा नहीं होता। फिर मोहन सिद्दीकी से उन लोगों की फोटो खींचने के लिए कहते हैं। सिद्दीकी फोटो खींचने से इनकार कर देता है, लेकिन खान के घर आने वाले लेटर देने को तैयार हो जाता है। इन लेटर्स को लेकर मोहन और क्लार्क रॉ के सीक्रेट हाउस में ढूंढने लगते हैं, जिनमें ज्यादातर इन्विटेशन कार्ड होते हैं। ये दोनों इन्हें बेकार समझकर फेंकने लगते हैं। तभी मोहन की नजर एक कागज पर पड़ती है, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। अक्टूबर 1985 में जिंदल ऑस्ट्रिया जाता है और लगातार इस बात की चिंता कर रहा था कि आखिर आईएसआई को फंडिंग कौन कर रहा है। इसी तलाश में जिंदल ने पिछली बार सोफी से बात की थी। फिर इसके बाद सोफी से मुलाकात के लिए जिंदल ऑस्ट्रिया जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह सोफी आज अकेली जिंदल से मिलने नहीं आई है, बल्कि किसी और को भी अपने साथ लाई है, जो खान के नेटवर्क को पूरी तरह चूर चूर करके रख देगा। सोफी 10 साल से जिंदल के साथ काम कर रही थी। जासूसी की दुनिया में सोफी अपनी काबिलियत दिखा चुकी थी और जिंदल और सोफी ने एक पुराने में ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मारने में सोफी ने बखूबी रोल निभाया था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद जब पुलिस कातिल को ढूंढ रही थी, तब जिंदल को ढूंढना तो दूर, पुलिस उसका नाम तक पता नहीं कर पाई थी। ये सब सोफी की ही चालाकी का रिजल्ट था। खैर, ऑस्ट्रिया पहुंचकर जिंदल, सोफी और वो आदमी टेबल पर बैठते हैं और सोफी जिंदल को उसे आदमी की ओर इशारा करते हुए बताती है, ये हरप्रीत आहूजा है। जिंदल उसे देखकर पूछते हैं, तुम खान के बारे में क्या जानते हो? आहूजा बताता है कि मैं एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा हूँ, जिसका नाम सेठी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि सेठी के पास कुछ नए लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे सेठी उन्हें हर महीने मोटी रकम भेजने लगता है। मैंने उन लोगों के बारे में जब जानकारी निकाली तो पता चला कि वो लोग आईएसआई के हैं। भले ही मैं अपने देश भारत से दूर रहता हूँ, लेकिन मैं अपने देश का दगाबाज नहीं हूँ, इसलिए मैंने सेठी की नौकरी छोड़ दी। यह सुनते ही साहब जिंदल के दिमाग में तगड़ा प्लान आ जाता है। जिंदल आहूजा को बताते हैं कि मैं रॉ के लिए काम करता हूँ। ये सुनकर हरप्रीत आहूजा घबरा जाता है। तब जिंदल कहते हैं, आप घबराओ मत। फिर आहूजा जिंदल की बात ध्यान से सुनता है। जिंदल कहता है, तुम दोबारा नौकरी करने के लिए जाओ, लेकिन इस बार अकेले नहीं, सोफी को भी अपने साथ लेकर जाओ। वहां तुम दोनों सेठी के काले कारनामों के सबूतों को इकट्ठा करना और सेठी से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना। इसके बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। अब आता है अक्टूबर 1985। इधर लंदन में ली और क्लार्क को खान के घर के लेटर्स को ढूंढते ढूंढते एक डॉक्यूमेंट हाथ लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ और नहीं बल्कि एक बैंक स्टेटमेंट होती है और ये स्टेटमेंट बताती है कि संधू और हर बख्श नाम के एक आदमी को बहुत रकम ट्रांसफर की गई है। हर बख्श संधू का बॉडीगार्ड था। अब ली और क्लार्क को समझ में आ गया था कि संधू तक पहुंचने के लिए हर बख्श तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो हर बख्श को पकड़ने के लिए इंडिया से भागे हर बख्श के भाई अमरजीत को मोहरा बनाते हैं। दरअसल अमरजीत इंग्लैंड की सिटीजनशिप के लिए इमिग्रेशन ऑफिस के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा था और ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात क्लार्क से होती है और क्लार्क अमरजीत से ये कहते हैं कि यार इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं यही काम करता हूँ, किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ। क्लार्क को एक अंग्रेज समझकर अमरजीत बताने लगा, देखो ना भाई, कई दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। क्लार्क उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। वहां जाकर अमरजीत एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी मोहन ने अमरजीत की गर्दन जोर से पकड़ी और कहा, इंडिया में 4 लोगों का कत्ल करके भागा है ना तू, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो तुझे लंदन के बजाय जहन्नम की नागरिकता अभी दे दूंगा।
मोहन ने अमरजीत की गर्दन और जोर से दबाई। फिर क्लार्क ने कहा, हमें हर बख्श के बारे में जानकारी चाहिए। बामुश्किल सांस लेते हुए अमरजीत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मोहन ने गर्दन छोड़ दी। इसके बाद मोहन ने अमरजीत से कहा, तुझे लंदन की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और तेरी फैमिली के ऐशो आराम में किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बदले में हमें हर बख्श की हर खबर मिलनी चाहिए। ये कहकर अमरजीत को $10,000 का एक एनवेलप दे देता है। इसके बाद नवंबर 1985 जिंदल लंदन जाते हैं और वहां पहुंचकर वो मोहन और क्लार्क से मुलाकात करते हैं। मोहन जिंदल को अमरजीत की कहानी सुनाते हैं और उससे हासिल किए गए डॉक्यूमेंट्स भी जिंदल को दिखाते हैं, जिसमें हर बख्श और आईएसआई के लिंक साफ नजर आ रहे थे। इन सबूतों को देखकर जिंदल खुश हो जाते हैं और फौरन कहते हैं, ये सबूत ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दो। अब खान की जिंदगी के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद एक फोन कॉल जिंदल को आती है, जिससे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है। ये सुनकर जिंदल के कान खड़े हो जाते हैं और वो अफसोस में पड़ जाते हैं कि सारा प्लान एक्सपोज कैसे हो गया और क्या मिशन को पूरा किए बिना ही ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। दरअसल आईएसआई ने अमरजीत को पकड़ लिया था और उसने सब कुछ आईएसआई को बता दिया था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को सोचकर मोहन और क्लार्क के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब जिंदल खान को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए और अपने साथियों को लंदन से बाहर निकालने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अच्छी तरह धमका दिया कि अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसके खिलाफ सारे सबूत अमेरिकन पुलिस को दे देंगे। अब डर कर सेठी जिंदल के साथ हो गया था। उधर अभी हरबख्श को पाकिस्तान भागे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन पता चला कि हरबख्श की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद जुलाई 1986 सोफी, सेठी और आहूजा तीनों जिंदल से मिलने पेरिस जाते हैं। सेठी, जो हमेशा सोफी को ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, आज जिंदल से मिलने की कोशिश कर रहा है। जिंदल से मिलकर सेठी कहता है, मैंने अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया है और फौरन एक सीडी निकालकर जिंदल को दे देता है और बताता है कि इसमें आईएसआई के सारे काले करतूत मौजूद हैं। आईएसआई भारत को तोड़ने के अपने प्लान को पूरा करने में लगभग करीब पहुंच चुका है। भारत में रहकर दंगे भड़काने वालों के नाम और लोकेशन भी इस सीडी में मौजूद हैं और लास्ट में ये सारे काम खान और संधू मिलकर कर रहे हैं। इसके भी पक्के सबूत इस सीडी के अंदर मौजूद हैं। सब कई दिनों तक जीत के लिए परेशान जिंदल के लिए ये बड़ी उम्मीद जैसा था। अब उसे एक बार फिर से लग रहा था कि अब वो जीत के बहुत करीब है। इसलिए अब बिना देर किए जिंदल ये सारे सबूत ब्रिटेन होम सेक्रेटरी को किसी के हाथ पहुंचवा देते हैं। अब खालिस्तानियों और खान को पनाह देने वाले अंग्रेज मजबूर होकर बंद गाड़ियों में संधू के घर छापा मारते हैं। इस छापे में संधू पकड़ा जाता है। खान, जिसको उम्मीद है कि रॉ एजेंट उस तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से बेखबर है और एक बब्बर शेर की तरह शिकार करते हुए एक जाबाज ऑफिसर संदीप जिंदल, जो एक एक करके उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर चुका था, अब वो खान की तरफ एक भूखे शेर की तरह बढ़ रहा था। 1987 संधू की गिरफ्तारी के बाद जिंदल खान को अपने बिल से बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन करीब 1 साल तक इंतजार करने के बाद भी जिंदल को कोई मौका नहीं मिला। ऊपर से भारत में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे थे। अब खान को इंग्लैंड से बाहर निकालने की गुत्थी लगातार जिंदल सुलझा रहे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है और दूसरी तरफ से हड़बड़ाहट के साथ एक आवाज आती है, साहब मैं सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, कुरगा पाकिस्तान जा रहा है। इस एक लाइन के बाद कॉल कट जाती है। दरअसल खान अपने परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था और वो कुछ दिन वहीं रहने वाला था। पाकिस्तान में खान रोज सुबह 4 बजे से उठकर फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाता है और उसके बाद मंडी से सब्जी खरीद कर घर आता है। और रोज की तरह खान आज भी नमाज से फारिग होकर मंडी में सब्जी खरीद रहा है। तभी उसके पीछे से एक बाइक पर सवार 2 आदमी रुकते हैं और वो दूर से बोलते हैं, जनाब कभी मुर्गा हलाल किया है? ये सुनकर खान हंसते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके तरफ वो आदमी गन पॉइंट किए होते हैं। दरअसल ये दोनों इंडिया के रॉ एजेंट होते हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब अपने सामने गन देखकर खान डर जाता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है और उसका हलक डर के मारे सूख जाता है। उधर वो आदमी अपनी गन का ट्रिगर दबाने ही लगता है, तभी खान अपनी सब्जी उसकी गन पर फेंक के मारता है और भागने लगता है। फिर वही किस्सा आगे होता है जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इंडियन रॉ एजेंट खान के पीछे भागते हैं और फिर बीच में अचानक गायब हो जाते हैं। खान को लगता है कि आज तो उसकी बहादुरी की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन तभी अचानक दोनों फिर से खान के सामने नजर आते हैं और इस बार लगातार उसका पीछा करते हुए एक के बाद एक 9 गोलियां उसके शरीर में उतार देते हैं।
तभी जिंदल का फोन बजता है और आवाज आती है, ऑपरेशन हॉर्न रेट सक्सेसफुल। ये एक लाइन सुनते ही जिंदल की खुशी से आंखें भर आती हैं, क्योंकि इस एक ऑपरेशन के लिए वो 3 साल से अपने परिवार से दूर भारत माँ की सेवा कर रहा था। मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद जिंदल अपने घर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज जरूर समझ में आती है कि इस देश में बहुत से लोग अपनी जान दांव पर हर वक्त लगाकर रखते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके असली नाम कभी सामने नहीं आते। वो हकीकत में देश की निस्वार्थ सेवा कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम लोगों को हमारा सलाम। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।